हेलो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अब हम हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं। तो ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। तो हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है। इस हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटम ही एकमात्र एटम होता है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। क्योंकि हाइड्रोजन का एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता फ्री स्टेट में, इस कारण हाइड्रोजन के दो एटम जो है वो ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के एटम की ओवरलैपिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो बन गया। दो एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन चुका है। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बनता है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है ये हमारा बन गया है। तो हाइड्रोजन का एटम तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दो ग्रुप होते हैं। वो फर्स्ट ग्रुप से भी रिजेम्बलेंस शो करता है और 17 ग्रुप से भी रिजेम्बलेंस शो करता है। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो अल्कली मेटल्स की तरह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो हैलोजन एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन के दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 की तरह है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इस कारण हाइड्रोजन जो है वो दोनों ग्रुप में रखा गया है। अब चूंकि हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 में रखते हैं, इस कारण इसका ग्रुप फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रोज एलिमेंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है आवारा तत्व। तो ये हमारा एक आवारा तत्व है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रुप फिक्स नहीं होता। ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 दोनों में रहता है, इसको दोनों में रखा जाता है। ये हमारे परशुराम भगवान जी हैं। इनको श्राप मिला था कि ये रात्रि में पृथ्वी पे रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, विश्राम नहीं कर सकते। तो ये श्राप के कारण पृथ्वी पे रुक नहीं सकते रात्रि में। और एक ये हमारा हाइड्रोजन है, इसका मास इतना कम होता है कि ये ना तो दिन में और ना ही रात में पृथ्वी पे रुक सकता है। इस कारण अर्थ एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसी होती है, एब्सेंट रहती है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं होता है कि वो हाइड्रोजन गैस को रोक सके। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन गैस जो है वो स्पेस में चली जाती है ड्यू टू इट्स लाइट वेट। हाइड्रोजन भले ही अर्थ एटमॉस्फेयर में 0% रहती हो, लेकिन अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो हमारा हाइड्रोजन ही है। तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो 92% मिलता है और हीलियम एलिमेंट जो है वो 7% मिलता है। अलग अलग बुक में अलग अलग परसेंटेज दिए हुए हैं। बस आपको ये याद रखना है कि अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मिलता है, इसके बाद मिलता है हीलियम। आपको दो चीज़ें याद रखनी है। तो यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो हमारा हीलियम है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप प्रोटियम है, सेकंड है ड्यूटेरियम, थर्ड है ट्राइटियम। प्रोटियम जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, ड्यूटेरियम को 1H2 से और ट्राइटियम को 1H3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम D12 और इसको हम T13 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रोटियम है उसको हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बोलते हैं, जो हमारा ड्यूटेरियम है उसको हम हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, और जो हमारा ट्राइटियम है उसको हम हैवीएस्ट हाइड्रोजन बोलते हैं। रीजन ये है कि इसका मास सबसे ज्यादा होता है, इस कारण इसको हम हैवीएस्ट हाइड्रोजन बोलते हैं। प्रोटियम को हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस में प्रोटियम जो है वो सबसे ज्यादा होता है, 99.98% पाया जाता है। हैवी हाइड्रोजन 0.016% और हैवीएस्ट हाइड्रोजन तो बहुत 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 कम, केवल 10⁻15% मिलता है।
जो हमारा हैवीएस्ट हाइड्रोजन होता है जिसको हम ट्राइटियम बोलते हैं वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अब ये रेडियो एक्टिव नेचर का क्यों होता है, तो देखो जरा, अगर हम इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन तो है 1, न्यूट्रॉन होगा 2, ठीक है। और इसका N/P रेशियो जिससे हम रेडियो एक्टिविटी बताते हैं वो रेशियो होगा, न्यूट्रॉन 2 है प्रोटॉन 1 है, तो ये रेशियो 2 है जो कि बहुत ज़्यादा है। इस कारण हमारा हैवीएस्ट हाइड्रोजन जो है वो कैसा होता है, वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अगर हम प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम में प्रोटॉन तो 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन जो है वो 0 है। तो प्रोटियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जो है वो एब्सेंट है, बाकी किसी के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एब्सेंट नहीं रहता है। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम जो है वो हैवी वाटर में पाया जाता है, तो हैवी वाटर में जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है वो ड्यूटेरियम कहलाता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन का मास जो है वो हम 1 क्यों लेते हैं जबकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स जो है वो हमको मिलते हैं। तो हाइड्रोजन का मास 1 इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम हाइड्रोजन का एवरेज मास लेते हैं और एवरेज मास जो है वो डिटरमाइन करते हैं। वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू उसका एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास अपॉन टोटल परसेंट, ठीक है। तो हमारा एवरेज मास जो है वो हम निकालेंगे। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का परसेंटेज 99.98 था, इनटू एटॉमिक मास 1 है, प्लस जो हमारा हैवी हाइड्रोजन है वो 0.016% था, मास 2 था, प्लस जो हमारा ट्राइटियम है हैवीएस्ट हाइड्रोजन है वो 10⁻15% था, इनटू 3 करोगे और टोटल परसेंटेज जो है वो 100 है। तो ये अप्रॉक्स जो है वो 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा एवरेज मास जो है वो कितना आता है, वो 1 ही आता है, इसलिए हम हाइड्रोजन के मास को 1 लेते हैं। फिर इसके बाद हम हाइड्रोजन आइसोटोप्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं मास पे और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे कि आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट, आपका हो गया डेंसिटी, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, मास के। तो इसका मतलब है कि जो ट्राइटियम है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ज़्यादा होगी, फिर ड्यूटेरियम की होगी और फिर प्रोटियम की होगी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो ट्राइटियम का ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ट्राइटियम का ज़्यादा होगा, डेंसिटी की बात करें तो ट्राइटियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी तीनों से। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं क्योंकि ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है और सभी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो प्रोटियम में 1 है, इसमें 1 है और ट्राइटियम में भी 1 है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल है, इस कारण केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हम रिएक्शन रेट की बात करें, ठीक है, तो रिएक्शन रेट जो है वो प्रोटियम की रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी, ड्यूटेरियम की रिएक्शन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाती है और ट्रिटियम की रिएक्शन और भी स्लो होती है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोटियम की कैसी होती है, फास्ट होती है, राइट। अब चूंकि हाइड्रोजन आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। तो आइसोटोपिक इफेक्ट की डेफिनेशन नोट कर लेना, डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज विच अराइजेस फ्रॉम डिफरेंस इन मास आर कॉल्ड आइसोटोप इफेक्ट। फिर जो हमारा
ट्रिटियम है वो 1H3 कहलाता है। ये हमारा रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अगर ये रेडियो एक्टिव नेचर का है तो फिर ये कौन सा पार्टिकल रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो देखो जरा, जो हमारा ट्राइटियम होता है उसमें प्रोटॉन तो है 1, न्यूट्रॉन है 2, तो यहाँ पे N/P रेशियो जो है वो 2/1, मतलब ये आएगा 2। क्योंकि यहाँ पे N/P रेशियो बहुत ज्यादा है, इस कारण ये रेडियो एक्टिव नेचर का है। तो ये वो पार्टिकल रिलीज करेगा जिससे उसका N/P रेशियो जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, राइट। तो N/P रेशियो कब डिक्रीज होगा, जब ये न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो हमारा N/P रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमको पता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो बना होता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसको हम यहां भेजेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा 0N1 माइनस 1 E0 इक्वल टू 1H1। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइटियम है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, मतलब बीटा पार्टिकल को रिलीज करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल एक ही होता है। इलेक्ट्रॉन हम उसको बोलते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंडस रिवॉल्व करता है, और जो न्यूक्लियस से निकले उसको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। दोनों में चार्ज -1 यूनिट होता है और मास जो है वो ऑलमोस्ट 0 होता है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या करेगा, बीटा पार्टिकल को रिलीज करेगा। तो रिलीज करा तो नेगेटिव साइन है, तो -1 बीटा 0, ये बीटा पार्टिकल को रिलीज करेगा। तो अब इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, तो देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये प्लस हो गया और ये प्लस, तो ये यहाँ पे 2 आएगा सम, तो ये 0 और ये 3, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। 2 एटॉमिक नंबर किसका होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है। तो ये 2He3 ये हमारा डिके प्रोडक्ट जो है वो बनेगा ट्राइटियम का, ठीक है। तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो ट्राइटियम जो है वो केवल और केवल बीटा पार्टिकल को रिलीज कर सकता है। बीटा पार्टिकल को रिलीज करेगा तभी वो उसका N/P रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे N/P रेशियो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन 1 है और प्रोटॉन है 2, तो N/P रेशियो कितना हो गया, हाफ हो गया, राइट। तो ये जो डिके प्रोडक्ट बना है वो कैसा होगा, ये हमारा नॉन रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। ये हमारा नॉन रेडियो एक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इसका N/P रेशियो जो है वो 1.5 से कैसा है, वो कम है, इसलिए वो हमारा कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव है। जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसके लिए N/P रेशियो जो है वो ग्रेटर या इक्वल हो 1.5 के, और यहाँ पे तो केवल 0.5 ही है, इस कारण ये कैसा होगा, हमारा नॉन रेडियो एक्टिव होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पिन आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 2 स्पिन आइसोमर होते हैं, पहला होता है ऑर्थो हाइड्रोजन, दूसरे को हम पैरा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का ये जो मॉलिक्यूल है जो कि 2 एटम से बना हुआ है, इसको हमने ऑर्थो हाइड्रोजन क्यों बोला, और हाइड्रोजन का ये जो मॉलिक्यूल है इसको हमने पैरा हाइड्रोजन क्यों बोला। तो देखो जरा, हमको पता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता कैसे है, एटम से बनता है। तो जब एटम के ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो ये हमारा हाइड्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का दूसरा एटम जो है वो ओवरलैप किया तो ये मॉलिक्यूल बन गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अपोजिट स्पिन में होते हैं। तो जब भी ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो कैसी हो जाती है, वो अपोजिट हो जाती है। तो देखो जरा, जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन है यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी, और पैरा हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी, वो अपोजिट होगी। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है प्रोटॉन स्पिन का, न्यूक्लियर स्पिन का। तो देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ भी एक प्रोटॉन है। तो हम कहते हैं कि जब प्रोटॉन का स्पिन जो है वो सेम डायरेक्शन में होता है, या तो दोनों स्पिन क्लॉकवाइज हों या फिर दोनों स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हों, तो
ऐसे हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा अपोजिट हो, लेकिन प्रोटॉन का स्पिन कैसा हो, सेम डायरेक्शन में हो। प्रोटॉन के स्पिन की बात मतलब कि न्यूक्लियस के स्पिन की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोटॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन में हो या फिर न्यूक्लियस का स्पिन कैसा हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। जो हमारा पैरा हाइड्रोजन है, तो पैरा हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो अपोजिट है, लेकिन प्रोटॉन का स्पिन भी कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रकार के स्पिन कैसे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन के साथ साथ प्रोटॉन के स्पिन भी कैसे हों, अपोजिट हों, तो वो हमारा पैरा हाइड्रोजन कहलाएगा। प्रोटॉन का स्पिन से मतलब हमारा न्यूक्लियस के स्पिन से है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का स्पिन अपोजिट हो तो हमारा पैरा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये हमारा हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में ऑर्थो हाइड्रोजन जो है वो रहती है 75% और पैरा हाइड्रोजन जो है वो केवल 25% रहती है। तो ये 3:1 में हमको मिलता है, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन 3:1 में हमको मिलता है। तो रूम टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोजन हमारा स्टेबल होता है, ठीक है, और पैरा हाइड्रोजन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन जब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं, 20 केल्विन टेम्परेचर की बात करते हैं, तो फिर पैरा हाइड्रोजन हमारा स्टेबल हो जाता है, ऑर्थो हाइड्रोजन अनस्टेबल रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो ये हमारी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में ऑर्थो हाइड्रोजन 75% है, पैरा हाइड्रोजन 25% है। रूम टेम्परेचर की बात करें तो ऑर्थो हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है पैरा हाइड्रोजन से, ठीक है। इसलिए रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो हाइड्रोजन जो है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में कितना होता है, 75% पाया जाता है। फिर अगर हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं, 20 केल्विन की बात करते हैं, जिसको कि हम -253 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, में पैरा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑर्थो हाइड्रोजन कम स्टेबल होता है। तो पैरा हाइड्रोजन हमको मिलता है 99.28% और ऑर्थो हाइड्रोजन केवल 0.18% मिलता है। तो हम कहते हैं कि लो टेम्परेचर पे पैरा हाइड्रोजन को तो सेपरेट किया जा सकता है, तो प्योर पैरा फॉर्म को तो आइसोलेट किया जा सकता है, लेकिन प्योर ऑर्थो फॉर्म जो है वो नहीं बनाया जा सकता या बहुत मुश्किल होती है बनाना, ठीक है। तो प्योर पैरा फॉर्म जो है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर पे। तो ये हमारे हाइड्रोजन के आइसोमर्स हो गए। इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे। तो हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसिड के थ्रू भी कर सकते हैं, एल्कली के थ्रू भी कर सकते हैं और वाटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखो जरा, जब हम एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराएं या एसिड का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो बनता है, तो हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। इसी प्रकार एल्कली की रिएक्शन किसी मेटल से कराएं या फिर एल्कली का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमारा हाइड्रोजन गैस जो है बनता है। वाटर की रिएक्शन किसी मेटल से कराएं या फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। एसिड यहाँ पे आपको जनरली डाइल्यूट H2SO4 लेना है या फिर डाइल्यूट HCl लेना है। एल्कली जो है वो आपको लेना है, तो एल्कली हमारा क्या कहलाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सीजियम हाइड्रोक्साइड और आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड एल्कली कहलाते हैं। इतने बेस जो है वो एल्कली कहलाते हैं। तो जनरली हम एल्कली में या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक। और वाटर जो है वो हम जनरली एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, ठीक है। प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते, एसिडिफाइड वाटर जो है वो हम लेते हैं, क्योंकि प्योर वाटर जो है वो कैसा होता है, अनआयोनाइज होता है। इसलिए वाटर को आयोनाइज करने के लिए उसमें थोड़ा सा एसिड जो है वो हम डाल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एसिड के थ्रू हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड की रिएक्शन मेटल से कराएंगे, फिर एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक। तो जब भी आप एसिड बनाओ, ठीक है, तो एसिड आपको कौन से लेना है, डाइल्यूट H2SO4 लेना सकते हो। याद रखना कि मेटल जो है वो आप एक्टिव मेटल ना लो,
ठीक है, जैसे कि एक्टिव मेटल हमारे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ये ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ये ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं। तो हमको ये वाले मेटल जो है वो नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी एसिड के साथ रिएक्शन जो है वो कैसी होती है, वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए आपने सोडियम ले लिया H2SO4 के साथ, तो सोडियम सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है, आग पकड़ लेती है। तो यहाँ पे इतनी हीट जनरेट होती है, इतनी हीट इवॉल्व होती है कि ये हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ लेती है। इस कारण ये रिएक्शन कैसी होती है, वो एक्सप्लोसिव हो जाती है। तो हमको ये मेटल तो नहीं लेने हैं, याद रखना, ठीक है। फिर हमको वेरी लेस रिएक्टिव मेटल भी नहीं लेने हैं, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये मेटल भी नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटल डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl से इनकी कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl से इन मेटल की कोई रिएक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये मेटल जो है वो हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं। इस कारण इनकी एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होगी, इनकी वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। एसिड से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपने डाइल्यूट H2SO4 की जगह कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो ये मेटल जो है वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट तो कर जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस तब भी नहीं बनेगी। वहां पे कौन सी गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, कॉपर से रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और SO2 बनता है। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन सिल्वर से कराओगे तो Ag2SO4 बनेगा, H2 बनेगा और SO2 बनेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन नहीं होती है लेकिन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन हो जाती है। तो रीजन ये है कि जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 होता है वो तो आयोनाइज होता है H पॉजिटिव और SO4-2, ठीक है, ऐसे आयोनाइज होता है। लेकिन जो हमारा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है वो आयोनाइज नहीं होता। अब जो हमारा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है वो आयोनाइज नहीं होता, वो क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है। तो हमारा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो है वो डिकम्पोज होकर बनाएगा H2O, SO2 और नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन से तो कोई भी मेटल जो है वो रिएक्ट कर जाता है, चाहे वो एक्टिव मेटल हो, चाहे वो लेस रिएक्टिव मेटल हो या फिर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल हो। तो नेसेंट ऑक्सीजन से तो हर कोई रिएक्ट कर जाएगा। तो कॉपर रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CuSO4 प्लस H2O, ठीक है। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे, राइट। तो जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जरा, कॉपर ऑक्साइड से हमारा कॉपर ऑक्साइड कैंसिल, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास H2SO4 कितने बने, 2 मोल, तो 2H2SO4 है। फिर कॉपर जो है ये कॉपर हो गया, फिर CuSO4 बना तो ये CuSO4 बना, फिर वाटर बना तो ये वाटर बना, ठीक है। तो वाटर कितने हैं, 2 मोल। फिर SO2 बना तो ये हमारा SO2 बना, राइट। तो अब समझ में आ गया कि डाइल्यूट H2SO4 जो है वो वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता, जबकि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ ये रिएक्ट कर जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक। तो यार हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हम एक्टिव मेटल भी नहीं ले सकते, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल भी नहीं ले सकते। तो फिर कौन से मेटल चाहिए, तो हमको वो मेटल चाहिए जो कैसे हो, वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हो, जैसे कि आपका जिंक, निकल, आयरन, ठीक है। ये मेटल जो है वो हम ले सकते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 की जिंक से रिएक्शन कराओगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। डाइल्यूट H2SO4 की आयरन से रिएक्शन कराओगे तो FeSO4 एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल तो यार हमारा एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है, हमारा लेड भी होता है। तो हम ये मेटल जो है वो नहीं लेते, ठीक है, इन मेटल को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये मेटल जो है वो H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, रिस्पेक्टिव सल्फेट बनाएंगे। इनका रिस्पेक्टिव सल्फेट कैसा होता है, PPT होता है, ठीक है। तो मेटल सल्फेट जो है, केवल 4 मेटल सल्फेट जो है प्रेसिपिटेट बनाते हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, बेरियम एंड लेड। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं, एल्यूमिनियम को हमने बोला अमोल लाल, ठीक है, अमोल लाल। Ca मतलब हो गया कार, ठीक है, बी मतलब हो गया बैठे,
ठीक है, तो मैं साइलेंट हो गया। कार में बैठे, पी भी हो गया पहली बार। ठीक है, अमोल लाल कार में बैठे पहली बार, आप ऐसे याद रख सकते हो। अमोल लाल कार में बैठे पहली बार। इन मेटल के सल्फेट जो है वो कैसे होते हैं, वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और ये प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो बनाते हैं। तो ये मेटल हमारे कैसे होते हैं, ये मेटल हमारे होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव, लेकिन इन मेटल का यूज हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बना लेंगे, तो प्रेसिपिटेट बना लेंगे तो फिर मेटल जो है फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपने लेड मेटल जो है वो ले लिया, अब ये लेड मेटल है, अब इसकी सरफेस पे जो है वो लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट जो है वो बन गया। तो सरफेस को तो ढक लिया किसने, लेड सल्फेट ने। तो अब मेटल जो है वो H2SO4 के कांटेक्ट में आ नहीं पाएगा, H2SO4 के कांटेक्ट में आ नहीं पाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। फिर हमें याद रखना है कि हम डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं, डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, लेकिन हमें नाइट्रिक एसिड नहीं लेना है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड हो, हमें ये बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड हमारा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। ये मेटल से रिएक्ट तो करता है, हाइड्रोजन गैस की जगह हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर आपने नाइट्रिक एसिड लिया तो ये वेरी वेरी डाइल्यूटेड होना चाहिए, मतलब 4% नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, तो केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। तो 4% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो HNO3 की मैग्नीशियम से रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैग्नीज की रिएक्शन HNO3 से कराओगे, 4% HNO3 से कराओगे तो मैग्नीज नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि कौन सा मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो हमारा मैग्नीशियम मेटल देता है। ठीक है, मैग्नीज भी देता है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे। तो इसके लिए हमें मटेरियल चाहिए होता है, जिंक ग्रेन्यूल्स चाहिए होता है एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है। तो जिंक ग्रेन्यूल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस जो है बनती है। तो हमको जिंक ग्रेन्यूल जो है वो वुल्फ बॉटल में लेना है। वुल्फ बॉटल का मतलब है जिसके मुंह दो हों, तो दो मुंह वाली बॉटल को हम वुल्फ बॉटल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रेनुलेटेड जिंक रखा और यहाँ से हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक की रिएक्शन से जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब के थ्रू जो है वो हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो ज़रा, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होगा, जो हमारा जिंक मेटल है वो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी हैं। तो पहली बात यह है कि हमको प्योर जिंक नहीं लेना है यहाँ पे। अब भाई प्योर जिंक क्यों नहीं लेना है, तो देखो ज़रा, अगर आपका ये जिंक है और अगर आपका ये कैसा है, प्योर जिंक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, मतलब जिंक डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और हाइड्रोजन गैस की थिन फिल्म जो है, एक थिन फिल्म जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, जिससे जिंक जो है वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो प्योर जिंक नहीं लेना है, याद रखना। फिर अगर मान लीजिए आपके पास प्योर जिंक ही है तो फिर क्या करो, आप प्योर जिंक में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट जो है वो डाल दो, तो होगा क्या कि हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा और थोड़ा सा कॉपर बन जाएगा, क्योंकि आपने ये थोड़े से अमाउंट में दिया है तो थोड़ा सा कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ पे जिंक कॉपर कपल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो जिंक कॉपर कपल जो है बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होगी। थर्ड जो है, हमको ग्रेन्यूलेटेड जिंक लेना है। अब ये ग्रेन्यूलेटेड जिंक जो है वो बनता कैसे, तो हमको क्या करना है कि प्योर जिंक जो है वो कैसा होना चाहिए, मॉल्टन फॉर्म में होना चाहिए। फिर इसको हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में डाल देते हैं। ये हमारा कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में इसको डाल दो तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ग्रेन्यूलेटेड जिंक जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रेन्यूलेटेड जिंक मैं
कैसा होता है, ये पोरस होता है, ठीक है, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन जो है वो आसानी से होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फिर हमें क्या याद रखना है कि हमारा H2SO4 कैसा हो, डाइल्यूटेड हो, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ना हो, क्योंकि अगर आपका H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड हो गया तो जिंक जो है वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा, SO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बनने लगेगा। अब यार ये रिएक्शन होती कैसे, तो बड़ी सिंपल है। जो हमारा H2SO4 है, जब ये आपका कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये आयोनाइज नहीं होता, ये डिकम्पोज होता है H2O, SO2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो जिंक है वो नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जिंक ऑक्साइड जो है वो H2SO4 से फर्दर रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। ओवरऑल इक्वेशन हम लिख लेते हैं, जो कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, जिंक ऑक्साइड से जिंक ऑक्साइड जो है वो कैंसिल, तो H2SO4 आपके कितने हैं, 2 जिंक, ठीक है, से क्या बनेगा ZnSO4, ठीक है। फिर क्या बनेगा H2O कितने 2, हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गया। इसके बाद हम एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कराएंगे। यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड जो है वो ले लिए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है वो हमारा एनोड कहलाएगा और जो नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है वो हमारा कैथोड कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो हो गया हमारा कैथोड और ये हो जाएगा हमारा एनोड, ठीक है। जो हमारा H2SO4 है वो आयोनाइज होगा H पॉजिटिव, ठीक है, और SO4-2 में, और जो वाटर है वो भी आयोनाइज होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है। क्योंकि हमारा एसिड कैसा है, डाइल्यूटेड है, तो उसमें वाटर भी होगा और वाटर हमारा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में आयोनाइज होगा। अब देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव आयन है, सल्फेट आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो कौन सा आयन जो है वो एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, तो नेगेटिव आयन तो दोनों मूव करेंगे कहाँ पे, एनोड पे, लेकिन कोई एक आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो डिस्चार्ज होता है। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, तो एनोड रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो एनोड पे क्या होता है कि OH नेगेटिव जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब OH जो है ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अब चूंकि ये अनस्टेबल है तो क्या होगा, 2 OH मिलके जो है वो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और क्या बनाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन बनाएंगे। अब ऑक्सीजन तो एटॉमिक फॉर्म में रहती नहीं है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इसका मतलब है एनोड पे ऑक्सीजन गैस जो है वो कलेक्ट हो जाएगी। अब कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो कैथोड रिएक्शन देखते हैं, तो कैथोड पे क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, अब यहाँ पे दोनों आयन कैसे हैं, हाइड्रोजन है, दोनों जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन का एटम बनाएगा और 2 हाइड्रोजन के एटम जो है वो कंबाइन होकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेगा। तो बस कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो कलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई है, तो इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है जबकि बना तो एक ही था, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब देखो ज़रा ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं, जो कॉमन होगा लेफ्ट राइट वो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन कैंसिल, तो 2H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव से हमारा H2 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है नेसेंट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2। अब OH कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, तो देखो जरा जो कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, तो नो नेसेंट ऑक्सीजन से 2 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, तो 2 and 2 4 OH से 4 OH जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 4 OH नेगेटिव
4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, से बनेगा 2H2O एंड O2 बन जाएगा। तो बस ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन हो गई। तो ऐसे हम डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं।